हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय जाट एमजीसीआई के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आईएमपी क्वेश्चन सीरीज की आज की कड़ी में हम शुरू करेंगे पोल्ट्री, या जिसको हम बोले मुर्गी विज्ञान। ठीक है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम पीएटी की बात करें तो इसमें से लगभग जितना भी पोल्ट्री का पोर्शन है उसमें से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक, अब ये जो 5 से 6 क्वेश्चन है इसका हम पिछले 5 से 6 सालों का जो पैटर्न है उसके बेस पे हम आज जो है इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आज हमारा मुर्गी पालन का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन, शब्द कुक्कुट किन किन पक्षियों का समावेश है। ठीक है, कुक्कुट या जिसको इंग्लिश में बोला जाता है पोल्ट्री। ठीक, और पोल्ट्री हमारी डिस्कस हुई है कि पोल्ट्री सिर्फ मुर्गी नहीं है। पोल्ट्री का मतलब सिर्फ मुर्गी नहीं है, कुक्कुट का मतलब सिर्फ मुर्गी नहीं है। ठीक है, वे सारे पक्षी है जिनको हम अंडा और मांस के लिए पालते हैं। अंडे और मांस के लिए पाले जाने वाले सारे पक्षी किसके अंदर आएंगे? पोल्ट्री या कुक्कुट के अंदर, जिनको एग और मीट के लिए हम पालते हैं। ठीक है, अब टर्की, क्या इससे अंडा और मांस मिलता है? तो मिलता है। क्या मुर्गी से अंडा और मांस मिलता है? मिलता है। ठीक है, क्या ईमू से अंडा और मांस मिलता है? मिलता है। तो इसका मतलब आंसर क्या आना चाहिए? उपरोक्त सभी या ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो ध्यान रखना, पोल्ट्री या कुक्कुट जो है वो सिर्फ एक मुर्गी के लिए यूज नहीं होता, सभी के लिए यूज होता है। अब मुर्गी के लिए हम अधिकतर, या मुर्गी हम अधिकतर क्यों बोलते हैं, या मुर्गी पालन अधिकतर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ज्यादातर हिस्सा जो है, चाहे अंडे की बात हो या मांस की बात हो, ज्यादातर प्रोडक्शन वो किससे आ रहा है? मुर्गी से आ रहा है। और इसीलिए हम ओवरऑल इस कुक्कुट को क्या बोल देते हैं? मुर्गी, पर एक्चुअल में उसके अंदर बाकी लोग भी हैं। ठीक, तो इसलिए इसका आंसर अगर देखें तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लेयर चूजे किस आयु के होते हैं? ठीक, तो लेयर चूजे अगर देखें तो इसमें थोड़ा सा ये शब्द हमको, ये जो वर्ड है ये हमको कंफ्यूज कर देता है कि पूछा लेयर है। ठीक है, और लेयर अगर देखें तो लेयर वैसे अगर हम बात करें तो 20 सप्ताह से अधिक उम्र की मुर्गी को हम बोल देते हैं लेयर, या जिसको और बोले तो अंडा देने वाली मुर्गी, अंडा देने वाली मुर्गी उसको बोला जाता है लेयर। ठीक है, तो एक तो 20 सप्ताह से अधिक और दूसरा अंडा देने वाली। अब अंडा देने वाली में अगर हम बात करें तो इसमें हमने 3 ग्रुप देखे। एक तो था स्टार्टर, एक था ग्रोवर और एक था लेयर। ये 0 से 8 था, ये 9 से 20 और ये 20 सप्ताह से अधिक। ठीक है, अब उसने यहां पूछा है लेयर चिक्स या लेयर चूजे। और चूजा अगर हम देखें या चिक्स की हम बात करें तो चिक्स या चूजे का मतलब है 0 से 8 सप्ताह की उम्र। 0 से 8 सप्ताह की उम्र के जो नन्हे मुन्ने होते हैं उनको बोला जाता है चूजे या चिक्स। तो किस चूजे की बात कर रहा है? लेयर, मतलब अंडा देने वाली मुर्गी के चूजे की बात कर रहा है। तो अंडा देने वाली मुर्गी का चूजा मतलब 0 से 8 सप्ताह। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? 0 से 8। तो थोड़ा इस टाइप का क्वेश्चन जैसे आगे आए तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि पूछना क्या चाह रहा है। लेयर ग्रोवर भी बोल सकता है, लेयर स्टार्टर इसकी जगह हो सकता है और लेयर स्टार्टर कहा जाता है। ठीक है, तो लेयर स्टार्टर मतलब वही 0 से 8, ग्रोवर बोलता तो 9 to 20, और सिंपल बोलता ये अगर नहीं आता तो फिर आंसर क्या होता? 20 सप्ताह से अधिक। ठीक, चलो फिर आगे चले। इसमें भी और एक और चीज है कि ये तो हो गया अंडा देने वाला, एक मीट वाला भी था, मांस वाले, और मांस वालों को हमने बोला था ब्रॉयलर। मांस उत्पादक मुर्गी, ठीक है, या मीट प्रोड्यूसिंग हेन को कहा जाता है ब्रॉयलर। और ब्रॉयलर अगर देखें तो इनकी उम्र होती है 0 से 8 सप्ताह तक। ठीक है, 0 से 10 भी हो सकती है, मतलब कि मैक्सिमम देखें तो 8 से 10 सप्ताह। अब इसमें भी अगर देखें तो इसमें 2 चीजें हमने डिस्कस की, एक इसमें भी स्टार्टर होता है और एक इसमें फिनिशर होता है। स्टार्टर की उम्र अगर देखें तो 0 से 4 सप्ताह और फिनिशर की उम्र अगर देखें तो 5 से 8 सप्ताह। ठीक, यहां कंफ्यूजन कभी कभार हो जाता है कि ब्रॉयलर स्टार्टर, अब स्टार्टर एक हमने पढ़ रखा है 0 से 8।
ठीक है, तो ज्यादातर आंसर कहां चला जाता है, 0 से 8 पर, लेकिन एक्चुअल में ब्रॉयलर स्टार्टर पूछे तो 0 से 4। ध्यान रखिएगा, ब्रॉयलर टोटली मतलब मांस उत्पादन करने वाले टोटली 8 सप्ताह तक के, ठीक, और उसमें हमने 2 पार्ट कर दिए, तो एक जो स्टार्ट कर रहा है वो तो कम एज का होगा और बाद वाला ज्यादा, तो ये 0 से 4 तक ही है और ये 5 से 8। इसमें देखें तो ये मांस उत्पादक है, मतलब मीट प्रोडक्शन का काम किसका है, फिनिशर का, ये तो सिर्फ ग्रोथ करेगा, ये दोनों या ये तीनों की बात करें तो ये ग्रोथ करने वाला है, ठीक है, ये अंडा देने वाला है और ये मांस देने वाला है, ठीक, ये पूछे जाते हैं, ये भी पूछे तो पूछे, ये बाकी ये भी पूछे जाते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट, तो इसका आंसर है 0 से 8 सप्ताह, क्योंकि चूजे पूछा है। फिर नेक्स्ट, पालतू चूजे उत्पन्न होते हैं, ठीक है, तो बतख से होते हैं, थोड़ा आप इसको थोड़ा और समझ लेना, पालतू चूजे क्या बतख से होते हैं, होते हैं, क्या टर्की से होते हैं, होते हैं, ठीक है, क्या चूजे से होते हैं, होते हैं, ठीक है, क्या लाल जंगली मुर्गी से होते हैं, होते हैं। अब क्या करें, अब क्या आंसर लगा, तो इस कंडीशन में हमको इंग्लिश में जाना पड़ेगा। डोमेस्टिक चिकन, डोमेस्टिक चिकन, क्लियर है, तो डोमेस्टिक चिकन की अगर बात करें तो द डोमेस्टिक चिकन इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, अब यहां अगर पढ़े तो पालतू चूजे उत्पन्न होते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो सभी से पालतू चूजे उत्पन्न होते हैं, इन सबका हम पालन करते हैं, ठीक है, पर इंग्लिश में क्या बोला है कि डोमेस्टिक चिकन, जो पालतू चूजे हैं या पालतू जो मुर्गी है वो किससे ओरिजिनेटेड है, किससे बनी हुई है, ठीक है, तो पालतू मुर्गी हमने पढ़ा है कि वो बनी है लाल जंगली मुर्गी से, रेड जंगल फाउल, ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन रहते हैं इनमें थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश में कंफ्यूजन हमारा आया है, खासतौर पे हिंदी में अभी पिछले 2-3 साल से अगर देखें तो ज्यादा कंफ्यूजन हिंदी को पढ़ने से ही हो रहा है, इंग्लिश में सब कुछ क्लियर है, ठीक है। अब इसको थोड़ा दिमाग में बिठा लेना कि अधिकतर क्वेश्चन जो पेपर सेट करता है वो इंग्लिश में ही बनाता है, ठीक है, और हिंदी में करने वाले लोग हमारे जैसे रहते हैं, क्लियर है, तो थोड़ा ध्यान रखना, इंग्लिश को जरूर पढ़ना है जब थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन दिमाग के अंदर आए, ठीक है, तो इसलिए यहां अगर इसके हिसाब से बात करें तो आंसर है रेड जंगल फाउल। इन नेक्स्ट, कुक्कुट पालन में सबसे बड़ी बाधा, ठीक है, ये बहुत बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं कि कुक्कुट पालन की मेन समस्या क्या है, ठीक है, मेन प्रॉब्लम या प्रॉब्लम्स ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग, ठीक है, या ड्रॉबैक्स ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग। तो इसमें अगर देखें तो हमारी पहले की डिस्कस हुई है कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम पहले नंबर पर वो है फीड या भोजन या आहार, ठीक है, और फिर देखें इसके बाद में तो फिर हाउस के हिसाब से अलग अलग, जैसे ब्रॉयलर हुआ तो ब्रॉयलर की हमने पढ़ा है कि मार्केट है, बाजार है, बड़ी समस्या, ठीक है, अगर ब्रूडर हाउस है तो ब्रूडर हाउस की सबसे बड़ी समस्या डिसीज है, बीमारियां, अगर मान लो हेचरी है तो हेचरी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है एडवर्स कंडीशन, विपरीत वातावरण, ठीक। अब यहां उसने पूछा कुक्कुट पालन की सबसे बड़ी बाधा, तो सबसे बड़ी बाधा क्या है, फीड, और फीड में भी हमारी बातचीत हुई है कि इसमें 2 समस्या बड़ी है, एक तो कीमत, मतलब हम बोल सकते हैं कि यह है महंगा, ठीक है, और दूसरा देखें तो गुणवत्ता, पहला महंगा और दूसरा गुणवत्ता, ये 2 बड़ी समस्या है इस आहार के अंदर, ठीक है, तो यह आहार है मुर्गी पालन या पोल्ट्री की सबसे बड़ी समस्या, तो इसलिए इसमें आंसर देखें तो चूजों का अभाव, ये समस्या इतनी नहीं है, स्थान की कमी थोड़ा समस्या है शहरों में लेकिन इतनी नहीं है, मुर्गी आहार में मनुष्य के उपयोग में आने वाले दानों का उपयोग, ये एक प्रॉब्लम, ठीक है, मनुष्य के उपयोग में आने वाले, मतलब मुर्गी वही खा रही है जो हम खा रहे हैं, तो मुर्गी अगर हम देखें तो मक्का खाती है, अधिकतर जो उसका फेवरेट जो है फीड अगर देखें तो वो क्या है, मक्का, और मक्का क्या खा रहा है, कौन खा रहा है, मनुष्य भी खा रहा है, और इसीलिए कैसा है, महंगा, ठीक है, अच्छी क्वालिटी की जो मक्का है उसका उपयोग मनुष्य के लिए हो जाता है, ठीक है, और जो बचा हुआ है वो जाता है पोल्ट्री,
तो क्वालिटी फीड भी नहीं मिल रहा है, और उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं और साथ में कॉस्ट ज्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए ये आंसर हो सकता है। फिर भी अगला देख लेते हैं, कुक्कुट आहार की कीमत कम है, ये है नहीं, आहार की कीमत ज्यादा है, तो इसलिए आंसर आएगा सी, फीड यूजफुल फॉर ह्यूमन इज यूज्ड इन पोल्ट्री राशन। ठीक, नेक्स्ट है कुक्कुट पालन में प्रगति धीमी, तो उसकी ग्रोथ जो है, ग्रोथ ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग इज स्लो, बिकॉज क्यों है स्लो? चूजों का अभाव है, इतना नहीं है इतना नहीं है। अधिक स्थान की आवश्यकता है, ये सही है। ठीक है, ये सही है। आहार सस्ता है, ये गलत है। आहार महंगा है, ये सबसे ज्यादा सही चीज है, ये बहुत बड़ी बात है। हमने बोला है सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, तो इसलिए इसका आंसर क्या है? आहार महंगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है दोनों। फिर नेक्स्ट, अंडा उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रिपीट होता रहता है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने दो चीजें देखी थी, एक तो हमने बात की थी संख्या में, और एक हमने बात की थी अंडा उत्पादन या एग प्रोडक्शन। संख्या में अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में 5th पोजीशन, और एग प्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में 3rd पोजीशन। ठीक है, दोनों में ही अगर हम देखें तो फर्स्ट पर है चाइना, पहले नंबर पर चाइना। ठीक है, पर अंडा उत्पादन में भारत का तीसरा और संख्या में 5। अब यहां पर अगर ऑप्शन देखें तो ये पहला दूसरा है, चौथा पांचवा है, सातवां आठवां है, 10वां है। पूछा क्या है? अंडा उत्पादन, और अंडा उत्पादन में स्थान कौन सा है? तीसरा। तो अब क्या लगाएं, ये लगाएं या ये लगाएं? ये बड़ा डाउट है। ठीक है, तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तब हमको आंसर यह लगाना है। उसका रीजन ये है कि यहाँ पर आने के चांस अभी बहुत कम है, फर्स्ट पर आने के चांस बहुत कम। पहले तो हम है ही नहीं, हम तो कहाँ है? 3rd पर। तो हम पहला दूसरा ये वाला ऑप्शन तो लगा ही नहीं सकते। ठीक है, अब लगाना बचा क्या है? यही बचा। ठीक, तो इसलिए आंसर आएगा चौथा 5। सेम कंडीशन हमने भेड़ में भी देखी है। ठीक है, तो उसका भी ध्यान रखना। तो इसका आंसर है चौथा 5। नेक्स्ट है, भारत में मुर्गी पालन में मुख्य बाधाएं। ठीक है, ये भी वही क्वेश्चन है। अच्छी गुणवत्ता वाले चूजों का की अनुरूप उपलब्धता, ये है भैया। ठीक है, हमने बोला ये सिलेक्शन ऑफ चिक एंड पोल्ट्री। ठीक है, चूजे बहुत सारे हैं, उनकी इतनी कमी नहीं, लेकिन अच्छी गुणवत्ता। ठीक है, गुड क्वालिटी जो चिक है या क्वालिटी चिक्स जो है वो इतने नहीं मिलते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, सेकंड देखें, गुणवत्ता युक्त आहार की कमी, शॉर्टेज ऑफ क्वालिटी फीड, अभी हमारी डिस्कस हुई है, ये भी एक समस्या है। ठीक है, फिर चले संगठित विपणन का अभाव, अनऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग। तो हमने बोला है कि मार्केटिंग जो है वो बड़ी समस्या किसकी है? ब्रॉयलर फार्म की। ये समस्या अगर देखें तो बड़ी है ब्रॉयलर फार्म की। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये अनऑर्गेनाइज्ड या संगठित विपणन का क्या मतलब है? ठीक है, या ऑर्गेनाइज्ड या संगठित विपणन का क्या मतलब? तो जैसे आपने देखा होगा कि अनाज के लिए मंडी है, ठीक है, सब्जियों के लिए, फ्रूट्स के लिए मंडी है, पर कभी आपने पोल्ट्री मंडी या फिर अंडों के लिए मंडी नहीं देखी होगी। ठीक, न बेचने के लिए न खरीदने के लिए, दोनों चीजों के लिए कोई इस टाइप की व्यवस्था नहीं। मतलब कि भैया इसका कोई सिस्टमेटिक जो है, सिस्टमेटिक मार्केटिंग वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पर, तो ये भी एक समस्या है। और इसी कारण हमने कहा है कि जो ब्रॉयलर है ये कभी कभार भैया इसकी एज जितने पर बेचना चाहिए उससे ज्यादा हो जाती है, और इसलिए इसकी क्वालिटी भी खराब हो जाती है। ठीक है, तो ये समस्या भी एक समस्या है। तो तीनों ही समस्या। अब चौथा देखें तो ये सभी, तो आंसर ये आ जाएगा, क्योंकि सारी समस्या उसने बोला है कौन सी मुख्य बाधाएं हैं, तो सारी मुख्य बाधाएं। ठीक है, इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये शब्द शायद आपको कंफ्यूज करे, मुख्य। ठीक है, पर इस क्वेश्चन में आंसर हमको सभी लगाना है, या इस टाइप के क्वेश्चन में आंसर हमको सभी लगाना। ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा। अच्छा, भारत में कुक्कुट उत्पादन में प्रमुख राज्य, कुक्कुट उत्पादन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडिंग स्टेट फॉर पोल्ट्री प्रोडक्शन इन इंडिया। अब इसमें अगर देखें तो बात हो रही है प्रोडक्शन की, उत्पादन की, और उत्पादन किसका होगा? एक तो होगा अंडों का और दूसरा होगा मांस का।
और अगर इसमें हम देखें तो कौन है, आंध्र प्रदेश। अगर मान लो संख्या की बात होती तो तमिलनाडु आता। अब फिलहाल में संख्या में तमिलनाडु टॉप पर है, मतलब सबसे ज्यादा मुर्गियां या सबसे ज्यादा पोल्ट्री पॉपुलेशन तमिलनाडु में, लेकिन अंडा उत्पादन में पहले नंबर पर है आंध्र प्रदेश। ठीक, तो ध्यान रखिएगा क्या पूछा है, इसके हिसाब से हमको आंसर देना। ठीक, कुछ ऐसा लगे कुछ खास क्लियर नहीं हो पा रहा है, कुछ खास क्लियर नहीं हो रहा है तो आंसर आंध्रा लगा देना। मान लो कुछ यहाँ उत्पादन और कुछ प्रोडक्शन को समझ में नहीं आ रहा क्या पूछा है, सिंपल पूछ लिया मुर्गी में कौन है। ठीक है, मुर्गी में क्या मान है, पॉपुलेशन है या फिर एक प्रोडक्शन है, क्या मान है, तो आंसर लगा देना आंध्रा अभी की कंडीशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट चले फिर। निम्न में से किस राज्य में सबसे अधिक कुक्कुट पालन की संख्या है या कुक्कुट की संख्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ पोल्ट्री? तो अभी हमारी बातचीत हुई तमिलनाडु टॉप पर। ठीक है, तो देख लेते हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र। अब इसमें तमिलनाडु है ही नहीं, और आंध्र प्रदेश देखें तो ये सेकंड पोजीशन पर, तो इसलिए आंसर क्या आएगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्योंकि तमिलनाडु ऑप्शन में नहीं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो अब नेक्स्ट है अंडा। ठीक है, एक जनरल हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, अब अंडा देखते हैं। अंडे में पहला क्वेश्चन, मुर्गी के अंडे में सफेदी का औसत प्रतिशत। मतलब सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आ रहा है इस अंडे के संगठन पर या कंपोजिशन पर, या यूं बोले कि स्ट्रक्चर पर, स्ट्रक्चर या संरचना पर। ठीक है, संरचना हमने देखा है कि इसके अंदर मेनली अगर हम देखें तो 4 से 5 पार्ट थे। ये है अंडा। ठीक है, इसमें अगर देखें तो ये जो बाहरी पोर्शन है, इस बाहरी पोर्शन को हमने बोला शेल या कवच, और ये था 11%। ठीक है, फिर इसके अंदर एक पतली पन्नी थी, और इस पतली पन्नी को हमने बोला था शेल मेम्ब्रेन, शेल मेम्ब्रेन या अंड कवच, सॉरी कवच झिल्ली, इसको बोला हमने कवच झिल्ली। ठीक, और ये देखें तो ये टोटल का 1%। फिर इसके अंदर एक व्हाइट पोर्शन था ये वाला, और इस व्हाइट पोर्शन को हमने बोला है एल्बुमिन। ठीक है, या हिंदी में इसको बोला है श्वेतक। कलर सफेद होता है इसलिए इसको सफेदी बोलते हैं। ठीक, सफेद कलर शेल का भी होता है। ठीक है, पर इस कंडीशन में जब ये क्वेश्चन आए तो हमको इंग्लिश में देखना है क्या लिखा है, तो इंग्लिश में क्या लिखा है, एल्बुमिन। ठीक, और एल्बुमिन अगर देखें इसका मतलब श्वेतक। ठीक है, तो ये देखें तो ये है 56%, और बीच में जो येलो पोर्शन है, इस येलो पोर्शन को हम बोलते हैं पीतक या फिर यॉक, पीतक या यॉक। और ये अगर देखें तो येलो होता है, और ये है 32%। ठीक है, तो यह है स्ट्रक्चर ऑफ एग, अंडे की संरचना। अब इसमें पूछा उसने सफेदी, और सफेदी अगर देखें तो 17 नहीं है, 37 नहीं है, 57, 77, 56 दिया नहीं है, 57 दिया, तो आंसर 57। ठीक है, तो इनके ऊपर ये अभी एक क्वेश्चन है, बाकी इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। ठीक है, इसी में यहाँ बना होता है वायु कोश, जिसकी अपनी डिस्कस हो चुकी है, तो आंसर आएगा 57। फिर अंडे का खोल बनता है, कवर फॉर्मेशन ऑफ एग ऑकर्स इन, मतलब पूछ रहा है कि कहां बनता है। ठीक, तो हमने कहीं पढ़ा है कि ये जो खोल है, ये खोल बनता है गर्भाशय, यूटेरस के अंदर बनता है। हर एक पार्ट का हमने अलग अलग देखा है। ठीक है, जैसे ये अभी हमारा एग था। ठीक, इसका जो ये बाहरी पोर्शन है, सबसे बाहर वाला, ये बनता है गर्भाशय या यूटेरस में। ठीक है, इसके अंदर जो मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेन है, ये बनती है स्तमस में। ठीक, इसके अंदर जो एल्बुमिन वाला पोर्शन है, सफेद वाला पोर्शन, वो बनता है मैग्नम में।
क्या बनेगा, मैग्नम। ठीक है, और यौग अगर देखें तो ये आता है इनफंडिबुलम से, डायरेक्ट इनफंडिबुलम से आता है। ठीक है, तो कवच, उसके नीचे ये फिर मेम्ब्रेन आ गई जो कि स्टमस में बन रही है, कवच बन रहा है यूटेरस में, उसके अंदर जो व्हाइट पोर्शन है वो है मैग्नम। ठीक, सबसे पहले तो यही आएगा, उसके ऊपर फिर लेयर चढ़ेगी इस व्हाइट पोर्शन की जिसको हमने श्वेता के एल्बुमिन बोला है, और उसके ऊपर फिर लेयर आएगी इस स्टमस से मेम्ब्रेन की, और उसके ऊपर लेयर आएगी गर्भाशय या यूटेरस से कवर की। ठीक है, तो सबसे लास्ट में बनने वाला पोर्शन है बाहर का हार्ड पोर्शन, व्हाइट कलर का जो हार्ड पोर्शन है कवर, वो सबसे लास्ट में बनता है और वो बनता है गर्भाशय। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर गर्भाशय या यूटेरस। फिर अंडे में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब अंडे में देखें तो भैया विटामिन सी होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन डी होता है, चारों ही होते हैं। अब पूछा क्या है, कौन सा नहीं पाया जाता। अब क्या करें, तो विटामिन सी जो है इसकी कमी होती है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी इन एग। ठीक है, अंडे में ये कम होता है, होता जरूर है। ठीक है, अंडे में पर ये कम है। क्लियर, पर जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तब हमको मानना है कि वो विटामिन सी है। सेम हमारी डिस्कस जो है वो मिल्क के अंदर हो चुकी है, दूध के अंदर हो चुकी है। उसमें भी हमने बोला था कि विटामिन सी दूध में कम होता है पर होता है। ठीक है, लेकिन अगर उसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ ही है कि निम्न में से कौन सा विटामिन दूध में नहीं होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज एब्सेंट इन मिल्क, तो वो आंसर क्या है, विटामिन सी। अगली चीज, एक तो विटामिन सी और सेकंड आयोडीन, ये तो ऐसी चीजें हैं जो कि मिल्क और मीट या यूं बोले एनिमल से मिलने वाली हर एक चीज के अंदर कम होते हैं। ठीक है, मिल्क, मीट और एनिमल से और क्या मिल रहा है, बर्ड से क्या मिल रहा है, एग। इन तीनों के अंदर विटामिन सी और आयोडीन डिफिशियंसी, ये दोनों चीजें इन तीनों के अंदर कम होती पर होती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, पर होती है। ठीक है, पर जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आया तो फिर हमको इनको एब्सेंट ही मानना। ठीक, तो इसका आंसर अगर देखें तो इसका आंसर है विटामिन सी। फिर नेक्स्ट, आवरण अंडे के कुल भार का लगभग प्रतिशत होता है। आवरण मतलब इंग्लिश में देख लेते हैं। ठीक है, एक शेल, और एक शेल मतलब कवर, एक शेल मतलब बाहर का कवर जिसको हमने कवच बोला। ठीक है, और इसको अंड कवच भी बोला जाता है, अंड कवच। अंड कवच का हिंदी करेंगे, इंग्लिश करेंगे तो वो आएगा एक शेल। ठीक है, तो पूछ रहा कितना बना है, तो हमने कहीं पढ़ा है कि वो 11% टोटल अंडे के भार का, टोटल अंडे के भार का वो होता है 11%। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 11। ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चन थे अंडे से रिलेटेड, एग से रिलेटेड, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते। मतलब एग अगर देखे तो खाने के लिए तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट। ठीक, फिर नेक्स्ट है अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंक्यूबेशन। ठीक है, इंक्यूबेशन या उद्भवन। इंक्यूबेशन या उद्भवन की हमारी डिस्कस हुई है। इंक्यूबेशन या उद्भवन का मतलब है अंडे को आवश्यक परिस्थिति देकर उसमें भ्रूण का विकास करना जिससे वो बड़ा होकर चूजा बन सके। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन हम एग को प्रोवाइड करेंगे जिससे कि उसके अंदर चिक डेवलप होगा या एम्ब्रियो डेवलप होगा और वो बड़ा होकर बनेगा चिक। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं उद्भवन या इंक्यूबेशन। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोल्ट्री, पूरे पोल्ट्री के अंदर, जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन, मुर्गी के अंडे में से कितने दिन में चूजा निकलता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुर्गी के अंडे से चूजा कितने दिन में निकलता है। तो मुर्गी के अंडे से चूजा निकलने में 21 दिन का टाइम लगता है, और इसी टाइम को हम बोलते हैं उद्भवन अवधि। उद्भवन अवधि या इंग्लिश में बोले तो इंक्यूबेशन पीरियड। मुर्गी जिस दिन अंडा देगी उसके 21 दिन के बाद हमको मिलेगा चूजा। ठीक है, तो 21 दिन अंडे में से चूजा निकलने में लगेगा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, आता रहता है घूम फिर के। ठीक है, चलो
फिर मुख्य कारक है जो इंक्यूबेटर में हेचिंग प्रभावित करता है। अब इंक्यूबेटर के अंदर अगर देखें तो 4 से 5 चीजें ऐसी है जो कि जरूरी है। सबसे पहला तापमान या टेम्परेचर, दूसरा है आर्द्रता या ह्यूमिडिटी, तीसरा है इसके अंदर गैस। ठीक, अब गैस में देखें तो वही CO2 और O2। ठीक है, चौथा देखें इसके अंदर तो टर्निंग, अंडे को पलटना। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो कि इस अंडे को या इसके इंक्यूबेशन के टाइम पे अंडे को इफेक्ट करेगी। अब इसमें देखें तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पहले नंबर पे अगर देखें तो वो है तापमान। सबसे ज्यादा जिसका प्रभाव पड़ेगा इंक्यूबेशन। अगर ये सही नहीं मिला तो 21 दिन बाद हमको 0 सन्नाटा मिलेगा, मतलब उस एग में से हमको चिक्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है आर्द्रता। पहले नंबर पर तापमान और दूसरे पर आर्द्रता। ये दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इंक्यूबेशन को अफेक्ट करते हैं। अब क्वेश्चन पूछा है मुख्य कारक जो इंक्यूबेटर में हेचिंग प्रभावित करता है। ठीक है, अब इसमें देखें तो आर्द्रता करती है, हवा का आवागमन करेगा ही। ठीक है, अंडों को घुमाना है, वो भी हमने पढ़ा, और तापमान, चारों ही है। पर पूछा क्या है मुख्य कारक। अब जब 4 दिए हैं, चारों ही ऑप्शन दिए, तो एक तो चुनना ही पड़ेगा। तो मुख्य कारक कौन सा है? वो है तापमान। ठीक है, तो इसका आंसर है तापमान या टेम्परेचर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट भी हुआ है। फिर नेक्स्ट, अधिकतम हेचिंग परिणाम के लिए इंक्यूबेटर की हवा में होना चाहिए। Which of the following is required in incubator for good result of hatching? अब इसमें ये शब्द वैसे आपको पता ही है, इसका हिंदी अगर देखें तो होता है अंडज उत्पत्ति। और अंडज उत्पत्ति का मतलब है अंडे को सहना। सहने का मतलब वही करेंगे इंग्लिश तो इंक्यूबेशन या उद्भवन। ठीक है, तो उद्भवन मतलब आवश्यक परिस्थिति उपलब्ध करवाना, और उससे हमको क्या प्राप्त करना है? चूजा प्राप्त करना। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है हेचिंग या अंडज उत्पत्ति। ठीक है, तो बोल रहा है हेचिंग के दौरान, मतलब हेचिंग के टाइम पे अगर देखें तो इंक्यूबेटर में हवा में होना चाहिए। तो हवा में 10% ऑक्सीजन होना चाहिए? नहीं। 20% ऑक्सीजन होना चाहिए? हो सकता है। 18% नहीं। 21%? हाँ। ठीक है, हमने 2 चीजें अभी देखी, एक ऑक्सीजन और एक CO2। ऑक्सीजन 21% और CO2 की अगर बात करें तो 0.5%, पर ध्यान रखना मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं होना CO2। ठीक है, ये प्राण वायु है, हमारी बातचीत हुई है, और ये प्राण हरने वाली, ये कभी भी कम नहीं होना और ये कभी भी ज्यादा नहीं होना। मतलब ये इससे कम ना हो और ये इससे ज्यादा ना हो। ठीक है, तो ऑक्सीजन अगर देखें तो कितनी मेंटेन करेंगे? 21, और इतनी ही इन्वायरमेंट में होती है 20.8 वाट के आसपास। ठीक है, मतलब लगभग 21% के आसपास। इसका आंसर देखें तो 21। फिर नेक्स्ट, अच्छे परिणाम के लिए अंडे सेने की मशीन का तापक्रम प्रथम, द्वितीय और तृतीय सप्ताह में क्रमशः रखते हैं। किसकी बात करा? अंडे सेने की मशीन। ठीक है, अंडे सेने की मशीन मतलब इंक्यूबेटर। ये क्वेश्चन भी वैसे एग्जाम में आया हुआ, अंडे सेने वाली मशीन को क्या कहते हैं? तो उनको बोला जाता है इंक्यूबेटर। ठीक है, तो इंक्यूबेटर के अंदर वो पूछ रहा है फर्स्ट वीक, सेकंड वीक और थर्ड वीक में टेम्परेचर कितना रखें। तो हमने पढ़ा है कहीं कि अलग अलग वीक में हम अलग अलग टेम्परेचर देते हैं। फर्स्ट में अलग देंगे, सेकंड में अलग, थर्ड में अलग। फर्स्ट में हमने कहीं पढ़ा 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेकंड में 100 डिग्री फ़ारेनहाइट और थर्ड में 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये 3 टेम्परेचर हमने अलग अलग वीक में देखा। बाकी एवरेज हमारी बातचीत हुई है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, तो इसमें अगर देखें तो ये आएगा नहीं, बहुत कम है। ठीक है, ये आ सकता है, थोड़ा ज्यादा लग रहा है, पर देखते हैं और ऑप्शन। ये नहीं होगा तो बहुत ज्यादा है, ये उससे ज्यादा नहीं होगा, तो आंसर क्या आएगा? ये। ठीक, इसको डिग्री सेल्सियस में भी पूछा जाता है। तो आप इसको, ये जो 3 चीजें हैं इनको डिग्री सेल्सियस में, एवरेज इसका देखेंगे तो ये 37.8 डिग्री सेल्सियस के आसपास आएगा। 37.8 डिग्री, मतलब हम बोल सकते हैं रेंज में एक तरह से कि 37 to 38 डिग्री सेल्सियस हम मेंटेन करेंगे इंक्यूबेटर के अंदर। ठीक है, तो एक एवरेज याद रख लें और इसके हिसाब से क्वेश्चन आए तो उसका आंसर दे दें। तो आंसर है इसका बी। फिर नेक्स्ट,
इंक्यूबेटर अंडे के लिए कौन सी अवस्थाएं प्रदान करता है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज प्रोवाइडेड बाय इंक्यूबेटर। तो इंक्यूबेटर हमने बोला है 4 चीजें या 3 चीजें प्रोवाइड करता है, टेम्परेचर देगा, ह्यूमिडिटी देगा और गैस देगा। ठीक, अब इसमें देखते हैं। आर्द्रता है, तापक्रम देगा, ए और बी दोनों देगा, सही बात है। पोषण नहीं दे रहा है, ठीक है। न्यूट्रिएंट वाली कोई भी चीज नहीं देगा, क्योंकि अंडे को क्या न्यूट्रिएंट दे, अंडे को क्या न्यूट्रिएंट दे, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं कि उसको जो है हमको खाना खिलाना है, वो तो अंडा है, तो उसको मेनली क्या चाहिए, आर्द्रता और तापक्रम, ठीक है, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर। तो ये दोनों के दोनों कौन प्रोवाइड करता है, इंक्यूबेटर। ठीक, तो इसका आंसर आएगा सी, ए एंड बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम अंडा शयन में अंडे की ट्रे की किस कोण पर झुकाया जाता है, ठीक है। इन आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन एक ट्रे आर टिल्ट एट, ठीक है। अब वो पूछ रहा है, थोड़ा इंग्लिश हिंदी में देखें तो कृत्रिम अंडा शयन, और कृत्रिम मतलब इंक्यूबेटर, आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन का मतलब है इंक्यूबेटर के द्वारा, ठीक है। 2 तरह के इंक्यूबेशन होते हैं, या 2 तरह का उद्भवन या हिचिंग हम कर सकते हैं, ठीक है। एक तो होगा नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल, खुद मुर्गी अंडे के ऊपर बैठकर सारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो देगी, उसको बोलते हैं हम नेचुरल, ठीक है। आर्टिफिशियल मतलब काम किससे होगा, इंक्यूबेटर। और इंक्यूबेटर में अगर देखें तो हमने एक 4th फैक्टर थोड़ी देर पहले देखा था, टर्निंग, अंडे को पलटना। अंडे को हम 2 तरह से पलट सकते हैं, एक तो खुद अंडे को पलट सकते हैं या फिर हम ट्रे को घुमा सकते हैं, ठीक है। अंडे को अगर हम पलट रहे हैं, घुमा रहे हैं तो 90 डिग्री के कोण से, और अगर ट्रे को घुमा रहे हैं तो 45 डिग्री के कोण से, ठीक है। अब इसने यहाँ पूछा कि ट्रे को कितना झुकाएंगे, तो ट्रे को हम 45 डिग्री के एंगल से झुका देंगे। ये मान लो ट्रे है, इसमें ये अंडे रखे हैं, तो इसको 45 झुका देंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, ट्रे 45 और अंडा 90, तो इसलिए इसका आंसर आएगा 45। ट्रे को 90 नहीं घुमा सकते, क्योंकि अगर ऐसी है ट्रे और उसको ऐसा कर देंगे तो सारे के सारे अंडे गिर जाएंगे, तो ध्यान रखना ट्रे 45 से घूमेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला टॉपिक है हमारा भ्रूण परीक्षण या एम्ब्रियो टेस्टिंग, ठीक है। एम्ब्रियो टेस्टिंग या भ्रूण परीक्षण की अगर हम बात करें तो इसमें हम पता लगाते हैं कि जो अंडा है उसके अंदर की जितनी भी चीजें हैं उन सबका हम अध्ययन या स्टडी करेंगे। इसके अंदर जो भी चीजें हैं, कवर, ऊपर कवर से लेकर अंदर यॉक तक, सारी की सारी चीजों की स्टडी किसके अंदर आती है, भ्रूण परीक्षण, ठीक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इंपोर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आता रहता है। रोग सेक के दौरान अंडों में भ्रूण ज्ञात करने के लिए पहला टेस्ट कितने दिन बाद करते हैं। ड्यूरिंग इंक्यूबेशन द फर्स्ट फर्टिलिटी टेस्ट शुड बी डन आफ्टर। तो भैया टेस्ट अगर देखें तो हम शुरुआत टेस्ट की कर देते हैं, फर्स्ट जो टेस्ट है वो 5 से 7 दिन पर, और सेकंड अगर देखें तो वो हम करते हैं 14th डे, ठीक। थर्ड एक और हमने उधर देखा है 19th डे पर रिंगल टेस्ट। पर मेनली अगर हम बात करें कैंडलिंग, ये दोनों के दोनों कैंडलिंग है, ठीक है। तो इसके अंदर देखें तो पहला 5 से 7 दिन और दूसरा 14 दिन, ठीक। अब इसमें आंसर देखें तो आंसर आना चाहिए 7 दिन। पहला टेस्ट कब होगा, 7 दिन, ठीक। तो इसका आंसर आएगा 7। फिर अंडा उसी का ही है क्वेश्चन, अंडों की कैंडलिंग निम्न के लिए की जाती है। कैंडलिंग ऑफ एग इज डन टू, अब क्यों करते हैं, तो केवल भ्रूण की जीवन क्षमता परीक्षण के लिए नहीं भैया, ये एक चीज है, ठीक है। टेस्ट द वाइबिलिटी ऑफ एम्ब्रियो, मतलब कि वो जिंदा है या नहीं है ये पता करना है, तो करते हैं कैंडलिंग में, ठीक। पर सिर्फ यही पता नहीं करते, और भी चीजें देखते हैं दूसरी हमारे काम की है कि नहीं। केवल अंडों के वायु को चिन्हित करने के लिए, ठीक है। मार्क द प्रेजेंस ऑफ एयर सेक इन एग्स, ठीक है, ये भी करते हैं। जो अंदर वायु कोश है उसका पता लगाते हैं कि कितना मोटा है। हमने पढ़ा है कि ताजे अंडे में 1/8 इंच उसका जो है मोटाई होती है, तो यह पता करने के लिए भी हम कैंडलिंग टेस्ट से पता ही करते हैं, ठीक है। तो ये भी है, पर सिर्फ यही नहीं है, पहले वाला भी। और देखते हैं, केवल अंडों में रक्त वाहिकाओं को ढूंढने के लिए, फाइंड द ब्लड वेसल्स इन एग, ठीक है। तो भैया एम्ब्रियो में ये चीज प्रेजेंट होगी, ठीक है, तो उसको भी हम देख रहे हैं कि ये प्रेजेंट है कि नहीं। तो ये तीनों ही चीजें हम पता लगाते हैं। और साथ में हमने बोला है कंडीशन ऑफ एग शेल, कंडीशन ऑफ एल्बुमिन, कंडीशन ऑफ यॉक, कवर की स्थिति, ठीक है, एल्बुमिन की स्थिति और पितक की स्थिति,
इस सब की स्थिति या कंडीशन को भी हम देखते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर अगर देखें तो वो आएगा डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि सभी की स्टडी हम केल्डिंग से करते हैं। चलो अब फिर नेक्स्ट टॉपिक है जिसके ऊपर से एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, लास्ट ईयर भी आया है, और ये मैं आपको बता दूं कि पीएटी नहीं, दूसरी एग्जाम्स में भी इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अंडे का संरक्षण और भंडारण, प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज ऑफ एग। आप पहला क्वेश्चन है, लंबे समय तक अंडों को भंडारित करने के लिए तापमान होता है, स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ एग फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो एग को हम दो तरह से स्टोर करते हैं, एक तो शॉर्ट टाइम के लिए, कम टाइम के लिए, और एक लॉन्ग टाइम के लिए। ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए अगर देखें तो हम टेम्परेचर रखते हैं इसमें 15 डिग्री सेल्सियस, और लॉन्ग टाइम के लिए हम टेम्परेचर रखते हैं 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इसमें एक और हमने डिस्कस किया 0 डिग्री सेल्सियस, इसके ऊपर भी हमारी बातचीत हुई है, ये भी टेम्परेचर हम रखते हैं। अब दोनों में से क्या लगाया जाए? ठीक, तो जब दोनों ऑप्शन में हो तब हमको पहले ये चुनना है 10 डिग्री सेल्सियस, यह ऑप्शन में नहीं है तो फिर हमको ये चुनना है। तो ध्यान रखिएगा, पहले 10 डिग्री फिर 0 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें देखते हैं, तो इसमें भी दोनों ऑप्शन है। ठीक है, तो आंसर क्या लगाएंगे हम? 10 डिग्री सेल्सियस। अगर ये नहीं होता तो आंसर आ जाता 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलो तो आंसर है 10 डिग्री सेल्सियस। फिर नेक्स्ट, अंडे का खोल उपचार की हानि की दर को कम कर देता है। अंडे का खोल उपचार किसकी हानि की दर को कम कर देता है? एक शेल ट्रीटमेंट इज डन टू रिड्यूस द रेट ऑफ। ठीक, अब इसमें अगर देखें तो जो प्रिजर्वेशन की बात हुई है, उस प्रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो हम जो अंडा होता है, हमको भी पता है, पढ़ा है हमने कि इसके ऊपर अगर देखें तो पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं। ठीक है, और जिनसे ऑक्सीजन अंदर जाती है, जिनसे बैक्टीरिया अंदर जाते हैं। ठीक है, और जिनसे CO2 बाहर आती है। अब हमको क्या करना है? अगर हमने ट्रीटमेंट कर दिया तो क्या होगा कि ये जो बैक्टीरिया है ये अंदर नहीं जाएंगे, और ये जो CO2 है ये बाहर नहीं आएगी। ठीक है, अब इसको क्यों रोकना है? इनका तो समझ में आ रहा है, पर इसको क्यों रोकना है? तो इसको इसलिए रोकना है क्योंकि अगर ये जितनी हमने बताई अगर उतनी मात्रा में अंदर है तो फिर ये बैक्टीरिया अंदर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अगर ये अंदर गए तो अंदर जो एम्ब्रियो है उसका काम खराब कर देंगे। तो हमको इसको तो निकालना है, पर भैया हमको इतनी अंदर मेंटेन करना है कि जिससे कि ये अंदर ना जाए। ठीक है, तो मेनली इन चीजों के लिए। इसमें एक और चीज है, नमी भी बाहर आती है। ठीक है, नमी भी बाहर आती है। क्लियर? तो नमी को भी हमको बाहर जाने से रोकना है, क्योंकि सारी नमी उड़ गई तो अंदर तो एम्ब्रियो सूख जाएगा और मर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको भी बाहर आने से रोकना है। पर इनमें अगर देखें तो इंपोर्टेंट अगर है तो वो है CO2, पहले नंबर पर CO2 और दूसरा नमी। ठीक, अब इसमें ऑप्शन देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, लगा सकते हैं। ऑक्सीजन की रेट को हमको कम नहीं करना है। ठीक है, उसके लिए हम ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं। ऊर्जा, ये कोई मतलब ही नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ये नहीं आएगा, आंसर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है इस प्रिजर्वेशन और स्टोरेज के ऊपर। ठीक, और इस टाइप से ये हमारा जो आज का पहला वीडियो है पोल्ट्री के ऊपर वो होता है कंप्लीट। ठीक है, तो दोस्तों ये जो मैंने टॉपिक्स आपको आज बताए हैं उसके ऊपर अच्छे से आप स्टडी करें। ठीक है, उनसे संबंधित सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करें, और आगे भी इस चीज का ध्यान रखें कि इनके ऊपर क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा है। ठीक है, तो उनको आप अच्छे से देखें। जो टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं, सबसे पहले जो परिचय दिया, परिचय के अंदर अगर हम बात करें तो उसके अंदर जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जीव वैज्ञानिक क्लासिफिकेशन भी आएगा। ठीक है, परिचय भी आएगा और समस्या भी आएगी, सारी चीजें उसके अंदर। ठीक, मतलब जो शुरू के पोर्शन है उसको हमको अच्छे से पढ़ना, और उसके बाद में जैसे जैसे बताते गए हैं सारे टॉपिक को अच्छे से कवर करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पोल्ट्री के एक और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।